कोविड-19 आउटब्रेक कम्युनिटी स्प्रेड का अलार्म है। क्या वाकई दिल्ली में 31 जुलाई तक संक्रमितों की संख्या 5 लाख से ज्यादा हो जाएगी? दिल्ली में सैंपल्स का पॉजिटिविटी रेट बढ़कर हुआ 27%। क्या आने वाले दिनों में दिल्ली में कोरोना और भयानक रूप अख्तियार करेगा? देश में कोरोना का चढ़ता ग्राफ चढ़ते पारे में बदन में सिहरन पैदा कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे लॉकडाउन में लॉक होकर बैठे कोरोना को अचानक ऑक्सीजन मिल गया हो। अनलॉक 1 में ही संक्रमण की रफ्तार को बिजली से भी तेज दौड़ाने पर आमादा हो। महाराष्ट्र में मुंबई, तमिलनाडु में चेन्नई, गुजरात में अहमदाबाद, राजस्थान में जयपुर और देश की राजधानी दिल्ली ये देश के टॉप 5 शहर हैं जहां कोरोना का संक्रमण आने वाले दिनों के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। इसमें भी सबसे ज्यादा बुरा हाल है दिल्ली का। देश की राजधानी दिल्ली में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। पिछले करीब एक हफ्ते में दिल्ली में कोविड-19 का इन्फेक्शन इतनी तेजी से फैला है कि सरकार की नींद उड़ गई है। ऐसा लगता है जैसे सरकार पसोपेश में है, करे तो क्या करे। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कहीं दिल्ली में कोरोना स्टेज 3 में तो नहीं पहुंच गया। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बीच देश की निगाह दिल्ली पर है। दिल्ली सरकार का दावा है कि 31 जुलाई तक दिल्ली में कोविड-19 संक्रमितों का आंकड़ा 5 लाख के पार जा सकता है। मामला अब आकर फंस गया है इस सवाल पर कि क्या दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं। इसी सवाल का जवाब तलाशने का दिन था मंगलवार। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इसी सवाल को लेकर एक बैठक बुलाई थी, जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पहुंचे थे। बैठक के बाद दिल्ली की स्थिति जो बताई गई वो कोरोना के आने वाले दिनों में और बड़ी लहर की तरफ इशारा कर रही थी। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में कोरोना के जो लक्षण बताए वो बेचैन करने वाले थे। सिसोदिया के मुताबिक 31 जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख केस होंगे। दिल्ली में संक्रमितों की संख्या करीब 12 दिनों में डबल हो रही है। इस रफ्तार से 15 जून तक दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 44,000 होगी। 30 जून तक दिल्ली में संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के करीब पहुंच सकता है और 15 जुलाई तक दिल्ली में कुल 2.25 लाख केस सामने आ सकते हैं। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में। जाहिर है ये अनुमान बेहद सनसनीखेज है। मौजूदा दौर में ही दिल्ली में बेड की संख्या और कोरोना संक्रमितों के माकूल इलाज को लेकर पेचीदगियां सामने आने लगी हैं। तो फिर इतने बड़े पैमाने पर अगर केस सामने आएंगे तो फिर क्या हाल होगा समझा जा सकता है। वहीं एक बहस और तेज है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण क्या स्टेज 3 या कम्युनिटी ट्रांसमिशन में पहुंच चुका है। इसे लेकर दिल्ली सरकार कोई साफ जवाब नहीं देती, बल्कि केंद्र सरकार का हवाला देती है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एम्स के डायरेक्टर का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कम्युनिटी स्प्रेड की बात कही थी। इसके साथ ही जैन ने कहा कि हम कम्युनिटी स्प्रेड तभी कह सकते हैं जब केंद्र सरकार कहे। थर्ड स्टेज होती है कम्युनिटी स्प्रेड तब कहा जाता है जब उस आदमी को इन्फेक्शन कहां से मिला है उसको नहीं पता होता। और ऐसा एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस हैं। दिल्ली सरकार का दावा है कि कंटेनमेंट जोन में ऐसे कई केस सामने आए हैं जिनके संक्रमण की चेन मिसिंग है। इसी आधार पर सरकार को शक है कि कई हॉट जोन में स्प्रेडिंग हुई है, लेकिन ये
कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं, इस सवाल के जवाब में वो गेंद केंद्र के पाले में डाल देती है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने का मतलब है कोरोना संक्रमण के स्टेज 3 में प्रवेश कर जाना। दरअसल किसी भी महामारी में संक्रमण की कुल 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1, जब संक्रमित देश की यात्रा से आए लोगों से संक्रमण मिले। स्टेज 2, जब संक्रमित लोगों की लापरवाही से संक्रमण का बढ़ना शुरू हो जाए। स्टेज 3, कम्युनिटी संक्रमण का होता है, इसमें संक्रमण के सोर्स का पता नहीं चलता। स्टेज 4, महामारी का बेहद लंबा काल शुरू हो जाता है, एक चेन रिएक्शन की तरह। कम्युनिटी स्प्रेड यानी वायरस आउटब्रेक की स्टेज 3 बेहद खतरनाक होती है। इसमें संक्रमण के स्रोत का पता लगा पाना नामुमकिन हो जाता है। तो क्या दिल्ली के बेतहाशा बढ़ते कोरोना संक्रमितों के मामले दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन का ही इशारा कर रहे हैं? दिल्ली में कोरोना से निपटने में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि दिल्ली में 50% से ज़्यादा लोग बाहर से आते हैं, वो जो सुबह काम करने आते हैं और शाम को वापस जाते हैं। उससे इन्फेक्शन फैलने का बहुत बड़ा डर है। इसके अलावा दिल्ली के काफ़ी अस्पतालों में पूरे इंडिया से लोग आते हैं और इलाज कराने के लिए आते हैं, तो उससे भी एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने आती है कि कोरोना के इन्फेक्शन को किस तरह से रोका जाए। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये रफ्तार नेशनल लेवल पर संक्रमण की रफ्तार का करीब 6 गुना है। दिल्ली में कोविड-19 का संक्रमण पिछले करीब 2 हफ्ते से भी कम समय में कैसे बढ़ा है, इसे आप देख सकते हैं। 28 मई को दिल्ली में संक्रमण की दर 13.45% थी। 29 मई को 14.50% 30 मई को संक्रमण दर 16.35% थी। 31 मई को संक्रमण दर 21.42%, 1 जून को संक्रमण दर 20.82% थी। 2 जून को संक्रमण दर रहा 21.38%, 3 जून को संक्रमण दर 23.14% थी। 7 जून को संक्रमण दर की रफ्तार 26% पर पहुंच गई। वहीं 8 जून को संक्रमण दर 27% रहा। अगर हम ये जोड़ते हैं कि दिल्ली और एनसीआर, अगर ये पूरे को जोड़ लिया जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा काफ़ी अच्छा है। इसको हम कह सकते हैं वेल डेवलप्ड, या थर्ड वर्ल्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे मुकाबला कर सकते हैं, इतना अच्छा है। प्रिडिक्शंस जो हम कर रहे हैं 80,000 पेशेंट्स या जो भी हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ये हर एक पेशेंट को ना आईसीयू की रिक्वायरमेंट होगी, ना हर एक पेशेंट को वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम उनको अगर टेम्पररी बेड्स टाइप भी बना के सुविधा दे सकते हैं, जैसे कि कभी कभार डेंगू में भी ज़रूरत पड़ जाती है इन चीज़ों की, तो अगर हम इस तरह से टेम्पररी बेड्स और टेम्पररी सुविधा भी देते हैं तो हम इस चीज़ से ज़रूर जीत पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या दिल्ली में कोरोना के आउटब्रेक या कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति में संसाधनों की किल्लत को लेकर है। खासकर बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू वगैरह के इंतजाम को लेकर चिंता बड़ी है। अस्पतालों पर बढ़ता मरीजों की संख्या का दबाव पहले ही चुनौती बन रहा है। ऐसे में अगर लाखों की संख्या में मरीज बढ़े तो क्या होगा? दिल्ली के अस्पतालों में करीब 8,600 बेड हैं। 15 जून तक अगर 44,000 केस होते हैं तो बेड चाहिए 6,600। 30 जून तक अगर 1 लाख केस होते हैं तब 15,000 बेड की जरूरत होगी। 15 जुलाई तक अगर 2.25 लाख संक्रमित हुए तो बेड चाहिए 33,000। 31 जुलाई तक यदि 5.5 लाख केस होते हैं तो बेड चाहिए 80,000। दिल्ली सरकार का कहना है कि ऐसे ही हालातों से निपटने के लिए कैबिनेट ने बाहरियों के लिए दिल्ली में इलाज पर रोक लगाई थी। फिलहाल ये फैसला उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बदल दिया है, पर ये बात भी ध्यान देने की है कि अगर कम्युनिटी स्प्रेड की बात सामने आती है तो उस स्थिति में कोरोना से लड़ाई की रणनीति में व्यापक बदलाव होना तय है। तो सारी उलझने दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड और उसके लिए तैयारियों की है। जाहिर है कम्युनिटी लेवल पर संक्रमण के फैलने की पुष्टि आईसीएमआर और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को ही करना है। अभी जो दिल्ली में हालात हैं उसमें अनिश्चितताएं गहरी हैं। हालांकि लगातार बढ़ते हॉटस्पॉट इन्फेक्शन क्लस्टर के बढ़ने की मुनादी कर रहे हैं। रविवार तक दिल्ली में हॉटस्पॉट की संख्या 169 थी, जो महज एक दिन में बढ़कर 183 हो गई। अगर मरीज के मर्ज का अंदाजा उसके वाइटल फंक्शन से लगता है तो महामारी के फैलने के बारे में भी कई सारे पैरामीटर होते हैं जो ये बता रहे हैं कि दिल्ली की सेहत को लेकर फिलहाल कोई अच्छी खबर तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
आईसीएमआर ने पिछले दिनों देश के हॉटस्पॉट में संक्रमण को समझने के लिए बड़े पैमाने पर सर्वे किया। आईसीएमआर के सीरोलॉजिकल सर्वे की जो शुरुआत फाइंडिंग्स हुई है वो काफी इंटरेस्टिंग है। सर्वे की शुरुआत फाइंडिंग्स के आधार पर कुछ बातें सामने आई हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। संक्रमण का सही पता लगाने के लिए सीरो सर्वे। क्या हॉटस्पॉट में संक्रमण के बाद खुद ठीक हुई मरीज? एंटीबॉडीज के जरिए कोरोना संक्रमण का खुलासा। 60 जिलों के 24,000 सैंपल से क्या आई खास रिपोर्ट? आईसीएमआर ने पिछले दिनों देश के हॉटस्पॉट्स में संक्रमण को समझने के लिए बड़े पैमाने पर सर्वे किया। आईसीएमआर के सीरोलॉजिकल सर्वे की जो शुरुआती फाइंडिंग्स हैं वो काफी इंटरेस्टिंग हैं। सर्वे के शुरुआती फाइंडिंग्स के आधार पर कुछ बातें सामने आई हैं, जिसमें एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि देश के कई हॉटस्पॉट में कोविड-19 वायरस के संक्रमण की चपेट में आबादी का एक हिस्सा आया भी और वो खुद ही ठीक भी हो गया। क्या देश की एक बड़ी आबादी कोरोना से संक्रमण के बाद ठीक हो चुकी है? ये बात निकल के आ रही है आईसीएमआर के एक सर्वे में। इस सर्वे में देश के हॉटस्पॉट्स में लोगों के सैंपल्स लिए गए, जिनका टेस्ट करने के बाद ये बात पता चली कि इन लोगों के शरीर में कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडीज मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके शरीर में कोरोना का संक्रमण हुआ और उसके बाद ये ठीक भी हो गए। हालांकि आईसीएमआर फिलहाल इन फाइंडिंग्स को बहुत शुरुआती दौर की बता रहा है। दरअसल सीरोलॉजिकल सर्वे का मकसद देश की आबादी के भीतर कोरोना संक्रमण के असर को समझने का था। आईसीएमआर के सर्वे की शुरुआती रिपोर्ट कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री कार्यालय से साझा की गई है। इस सर्वे में देश के 60 जिलों से करीब 24,000 लोगों के सैंपल लिए गए। दरअसल इस सर्वे में ब्लड सीरम में खास एंटीबॉडीज की पहचान की जाती है। इसके लिए ब्लड सैंपल लिए जाते हैं। सर्वे का मकसद सीरम में IgG एंटीबॉडीज का पता लगाने का था। ये एंटीबॉडी SARS-CoV-2 से लड़ती है। शरीर के भीतर ये एंटीबॉडी कोविड-19 संक्रमण के 14 दिन बाद मिलने लगती है। IgG एंटीबॉडीज महीनों तक ब्लड सीरम में रहती हैं। आईसीएमआर ने अपने सर्वे में पाया कि हाई केस लोड वाले जिलों के कई कंटेनमेंट इलाकों में 15 से 30% आबादी को इन्फेक्शन हुआ, क्योंकि इतने प्रतिशत सैंपल में IgG एंटीबॉडीज पाई गई। इससे एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि मुमकिन है कि 15 से 30% की ऐसी आबादी कोरोना संक्रमित हुई और खुद ही ठीक भी हो गई। मतलब ऐसे लोगों की इम्यूनिटी ने उन्हें कोरोना को हराने में मदद, हालांकि ये सिर्फ अनुमान भर है। मतलब ऐसे लोगों की इम्यूनिटी ने उन्हें कोरोना को हराने में मदद की, हालांकि ये सिर्फ अनुमान भर है, कोई ठोस नतीजा नहीं। इसमें कोई अजीब बात नहीं है, क्योंकि कोई भी बीमारी जब किसी हेल्दी इंडिविजुअल में होती है, जो कि अपने आप जिसका शरीर उस बीमारी से लड़ने की क्षमता रखता है, जिसमें कोई और प्रॉब्लम्स, कोई और बीमारियां ना हो, उसमें ऑटोमेटिकली हमारा शरीर एंटीबॉडीज बना लेता है जो कि उस इन्फेक्शन से लड़ती हैं, और इनके चलते, इन एंटीबॉडीज के चलते वो इन्फेक्शन फैल नहीं पाती और पेशेंट ठीक हो जाते हैं। हालांकि संक्रमित क्लस्टरों में रैंडमली ब्लड सैंपल लेकर उसमें एंटीबॉडीज की खोज करना एंटीबॉडी टेस्ट ही है। ये टेस्ट इसलिए कारगर माना जाता है क्योंकि कोविड-19 संक्रमण के मामले में करीब 85% संक्रमण एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षणों वाला ही देखा गया है। सीरोलॉजिकल सर्वे के लिए पूरे देश के जिलों को 4 कैटेगरी 0, लो, मीडियम और हाई केस लोड में बांटा गया। हर कैटेगरी के कम से कम 15-15 जिले चुने गए। हर जिले से 10 क्लस्टर्स आइडेंटिफाई किए गए और घरों से रैंडमली सैंपल लिए गए। इसमें 60 जिलों के करीब 24,000 लोगों का टेस्ट हुआ, जिससे सभी जिलों में संक्रमण मैपिंग में मदद मिली। अब इसी सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। हम अपने को एक कंट्री को कभी दूसरी कंट्री से कंपेयर नहीं कर सकते। ये सही है कि नंबर ऑफ सीरियस केसेस में हम 2 नंबर पे हैं, बट वी कांट कंपेयर। अगर हमें कंपेयर करना है तो अदर एशियन कंट्री से कंपेयर करना है, और इतनी ज्यादा डेंसिटी के अंदर में इतने ज्यादा केसेस होंगे फिर भी हमारा मोर्टेलिटी रेट कम है।
अमेरिका से भी कम है, यूरोप से भी कम है, और भारत एशियन कंट्रीज में भी अरेबियन कंट्रीज से हमारा जो रेट है वो डेथ का कम है। लेट्स नॉट कंपेयर, लेट्स ओनली कि जो भी सिचुएशन हमारी है हम उससे भुगतने के लिए तैयार रहें। आईसीएमआर का सीरोलॉजिकल सर्वे अभी खत्म नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि अभी 8 जिलों के ब्लड सैंपल और उसका डेटा इकट्ठा करना है। इसके बाद ही फाइनली किसी कंक्लूजन पर पहुंचा जा सकता है। इधर देश में लॉकडाउन की पाबंदियां हटने के बाद देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़नी शुरू हो चुकी है। देश में 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां कोरोना की संक्रमण की रफ्तार देश में संक्रमण की औसत रफ्तार से ज्यादा है। हालांकि महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में संक्रमण की रफ्तार पहले के मुकाबले कम भी हुई है, जो यकीनन राहत की बात है। जैसा कि कहा गया था, जैसे अनुमान लगाए जा रहे थे, अब वो सारे अनुमान देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के आंकड़ों के साथ जमीन पर उतरते दिख रहे हैं। कुछ शहरों में संक्रमण की रफ्तार ने तो राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण की दर को पीछे छोड़ दिया है। जून महीने में जिस पीक की तरफ गणनाएं इशारा कर रही थी, वो चरम अब देश के कई शहरों में आता हुआ दिख रहा है। 24 घंटे में देश में मौतें 300 के पार, रोज करीब 10,000 आ रहे हैं केस, रिकवरी से डबल रोज आ रहे हैं केस। बढ़ते संक्रमण के साथ ही एक चिंता भारत के लिए बड़ी है, वो है दिन ब दिन बढ़ते गंभीर मरीजों की संख्या। गंभीर मरीजों की संख्या में अमेरिका के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। अमेरिका में गंभीर मरीजों की संख्या 16,923, जबकि भारत में 8,944 है। भारत से कई गुना ज्यादा संक्रमण वाले ब्राजील और रूस में भी इतने गंभीर मरीज नहीं हैं। ब्राजील में भारत से 3 गुना ज्यादा लोग वायरस की चपेट में हैं। फिर भी वहां 8,318 मरीज गंभीर रूप से पीड़ित हैं। रूस में 2 गुने केस होने के बाद भी वहां ऐसे मरीजों की संख्या भारत की 1/4 है। स्पेन, ब्रिटेन, इटली और जर्मनी में 1,000 से कम ऐसे मामले। आईसीएमआर भी कह रही है कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती जा रही है। यानी मैं रिपीट करके कहूँगा कि हम पीक की वेट ना करें, हम सोचें कि यही पीक है, अब इसे यहाँ से घटाना शुरू करें। घटाने के लिए फिर से वही चीज़ है, सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर हैंड हाइजीन, इसके अलावा मास्क का उपयोग, जिससे कि ये वायरस का लोड एक से दूसरे पे ट्रांसमिट ना हो सके। हालांकि महामारी के आंकड़ों की तुलना में कई ऐसे पैरामीटर भी हैं जहां देश के लिए राहत भरे दिखते हैं। इसमें से एक है कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा। जरा इसे भी एक नजर देखिए। सबसे कम मृत्यु दर रूस में है, जो 1.25% है, जबकि भारत दूसरे नंबर पर है। यहाँ मोर्टेलिटी रेट 2.78 है। ब्राजील 5.39% के साथ तीसरे नंबर पर है। वहीं अमेरिका में मृत्यु दर है 5.60, जबकि स्पेन में कोरोना से होने वाली मौतों का प्रतिशत 9.40 है। जाहिर है, कोरोना से जंग में अब जून जुलाई का मैदान बड़ा होगा। संक्रमण के आंकड़े और संसाधनों की चिंताएं यकीनन होंगी, लेकिन एक बात और है कि कई मामलों में अभी भी भारत मजबूत स्थिति में दिखता है। सच यही है कि हमें हर लड़ाई के लिए अब तैयार रहना होगा। कोरोना संक्रमण में जो पक्ष सबसे ज्यादा उत्साहवर्धक अब तक भारत के लिए रहा है, वो है रिकवरी रेट। भारत में तेजी से कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। ये आंकड़ा करीब करीब आधा है, मतलब 50%। दुनिया में स्पेन के बाद भारत ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। अमेरिका 37.94%, ब्राजील 43.65%, रूस 48.30%, स्पेन 62.25%, भारत 48.35%। जाहिर है, ये अगर कुछ आंकड़े और लक्षण आने वाले समय के बारे में डराते हैं, तो बड़े पैमाने पर राहत वाले आंकड़े भी हैं। लॉकडाउन के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद आंकड़ों में कमी आएगी, क्योंकि ज्यादातर देशों में ऐसा हुआ था। लेकिन भारत में फिलहाल कोरोना से जंग लंबी दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर मुंबई में लोकल ट्रेन अभी नहीं चल रही है। लोगों को दफ्तर पहुंचने के लिए क्या बस ले रहे हैं लोग, या फिर निजी गाड़ियों से काम पर जा रहे हैं। ऐसे में बसों के अंदर सामाजिक दूरी का पालन करना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। यह है मुंबई के साइन इलाके की रानी लक्ष्मीबाई चौक के बस स्टॉप की तस्वीर। यहां लोग बेस्ट बस में चढ़ने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बसों में भीड़ इतनी है कि लोगों के लिए खड़ा होना मुश्किल है।
बस के अंदर सामाजिक नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। किसी भी तरह लोग बस में चढ़ना चाहते हैं। बस में चढ़ने के दौरान कुछ लोग गिर भी गए। दरअसल लोकल ट्रेन चल नहीं रही है और बेस्ट के बसों की संख्या कम है, जिससे मुंबई के लोग परेशान हो रहे हैं। जिम्मे ही पड़े ना, अब जॉब पे नहीं आओ तो बोले 2 महीने तुम लोग बैठते हो, आई पगार नहीं मिलेगा। कोई हैंडीकैप है, कोई बस खड़ा करता नहीं वापस आ जाते, क्या बात है। सब जन थोड़ा थोड़ा बहुत ये करेगी तो सब अच्छे से काम हो जाए। बस में 25 यात्री बैठ सकते हैं और 5 लोग खड़े रह सकते हैं, यानी कुल मिलाकर एक बस में 30 लोग ही यात्रा कर सकते हैं। बस स्टॉप पर तो नियमों की अनदेखी हो ही रही है, बस के अंदर भी भारी भीड़ है। तो ऐसी परिस्थिति है। कल तो एक बस में इतनी रश थी कि वो इतने सब घुस गए और बैठ गए, और बेचारा हमारा कंडक्टर उनको उतार नहीं सका, क्योंकि निरीक्षकों की कमी है, क्योंकि आज भी पूरी तरह से सिस्टम शुरू नहीं। दरअसल सरकार की तरफ से निजी दफ्तरों को 10% कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति दी गई है, जिसके बाद से सड़कों पर लोगों की संख्या बढ़ गई है। कोरोना से बचने के लिए सरकार ने लॉकडाउन रखा, लेकिन अनलॉक 1 की भीड़ की वजह से ऐसा लगता है कि कहीं सारी मेहनत पर पानी न फिर जाए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद गरुड़ के साथ नित्यानंद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई।